राम राम बच्चा पार्टी जय भोले की आप सभी का स्वागत है बिल्कुल न्यू वीडियो में। बेटा इस वीडियो में आज हम समझाने वाले हैं आपको इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का पूरा चैप्टर रिवाइज कराने वाले हैं यहाँ पर। बेटा इससे पहले हमने समझाया था क्या डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, वो भी भाई बच्चों ने खूब प्यार दिखाया, थैंक्स बेटा उसके लिए। बाकी अब आप यहाँ पर देखने वाले हैं इसके सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक, जितनी भी चीजें बेटा इस चैप्टर में हो सकेंगी मुझसे सब आपको करा दूंगा यार, बस आपको मेरे संग बने रहना है इस जर्नी में। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं आपके पहले कंसेप्ट से, जो कि चैप्टर में आता है क्या भाई, एनालाइजिंग डेटा इन स्प्रेडशीट। बेटा आप डेटा को एनालाइज कैसे करते हैं किसी भी स्प्रेडशीट में। देखो अभी तक जो हम बेटा एक्सेल में करके आए थे वो पुरानी बातें थी, फॉर्मूला लगाया, फॉर्मेट करा, एडिटिंग करी, ये सब छोटे मोटे काम थे। अब हम करेंगे भाई दो दो तीन तीन वर्कशीट से कैसे डेटा आपको एक ही वर्कशीट में लाना है, ऐड करना है, ऑपरेशन करने हैं उस पर, वो सब काम करने हैं। ठीक है, देखो भाई साहब, आप बेटा एक्सेल का यूज क्यों करते हो? जिससे कि आप अपने डेटा को स्टोर कर सको, ऑर्गेनाइज कर सको, कैलकुलेट कर सको और मैनिपुलेट कर सको। ठीक है, अब यहाँ पर आप बेटा एक्सेल आपको बहुत अच्छी फैसिलिटी देता है क्या कि डेटा को कंसोलिडेट करने की। अब कंसोलिडेट करने का मतलब क्या होता है सर? तो कंसोलिडेटिंग डेटा मींस कंबाइनिंग डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इनटू वन प्लेस। के बेटा आपकी दो तीन वर्कशीट में डेटा था, आपने उसको क्या करा, कंबाइन करके एक ही प्लेस में लिख दिया या एक ही शीट में लाके लिख दिया। अब मान के चलो ये आप काम तो कर लोगे कॉपी पेस्ट करके भी भाई, बार बार करा कॉपी फिर करा पेस्ट, ये लेकिन बेटा बहुत लंबा हो जाएगा। इसके लिए अपने को एक्सेल ने कुछ अच्छा सा फीचर दे दिया कंसोलिडेट नाम का। ठीक है, उससे क्या होगा, हम कई सारी वर्कशीट का डेटा बड़ी आसानी से एक ही वर्कशीट में ला सकते हैं। जैसे मान के चलो मेरी एक शीट थी जिसमें मैंने क्या लिखा था, फर्स्ट क्वार्टर सेल्स ऑफ ईयर 2020, और एक शीट थी जिसमें मैंने लिखा था फर्स्ट क्वार्टर सेल्स ऑफ ईयर 2021। अब भैया दोनों साल की सेल थी, मेरे को इनको क्या करना था, ऐड करना था हर कंपनी की सेल को कि भाई ऑडी ने कितना करा, बीएमडब्ल्यू ने कितना, फरारी ने कितना करा। तो मेरे को क्या करना है, मेरे भाई ये दो शीट्स होंगी। अब मेरे को एक तीसरी शीट बेटा क्या करनी है, डेवलप कर लेनी है। उसमें जाकर मुझे क्या करना है, मेरे को ऐसे ही कुछ अपने रोज और कॉलम डिजाइन कर लेते हैं, कारों के नाम लिख लेने हैं। अब भाई साहब जो बात होगी वो क्या होगी, अब हम स्टेप से शुरू करते हैं। पहले आप वर्कबुक खोल लेंगे, दोनों शीट्स को सेव कर लेंगे, देन उसके बाद आपको क्या करना है, शीट 3 पर जाइए, उसे रीनेम करें या ना करें वो आपकी मर्जी है। आप सारी हेडिंग डालेंगे, देन उसके बाद आप डेटा टैब में जाएंगे। डेटा टैब के बाद बेटा आप कंसोलिडेट नाम का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करिएगा। ठीक है, उस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा जो है वो आपका डायलॉग बॉक्स मिलने वाला है। यहाँ पर आपका फंक्शन लिखा है, तो जो भी आपको फंक्शन करना है बेटा, प्लस करना है, माइनस करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। रेफरेंस आप दे दीजिए सेल्स की, कहाँ से लेकर कहाँ तक के सेल्स बेटा हमें ऐड कराने हैं। तो भैया हमने दे दिया अलग अलग सेल्स का रेफरेंस। उसको देने के बाद बेटा अपने को क्या करना होता है, मतलब आपको सिर्फ सिलेक्ट करना होता है इन सेल्स को, ऐसे लेके कि जैसे आपने क्या करा, एक बार तो भाई इस ये जो B2 सेल है, B2 से लेके बेटा अपन ने कहाँ तक दे दिया, यहाँ तक दे दिया। ये कितना है आपका, D10 है। B2 से लेके D10 तक के आपने सारे सेल क्या करा दिए भाई, अपने को लेने हैं, इसमें ये कर दिया। और दूसरी बार आपने जो पहली शीट होगी यहाँ पर ऐसे ही वो दे दिया। तो दोनों शीट में से आपने करने के बाद आप ओके दबाएंगे। ओके दबाने के बाद बेटा क्या होगा, आपको कुछ एक ऐसी चीज मिलेगी, ये आपकी शीट में क्या हो जाएगा, डेटा दोनों ही जगहों से आया हुआ क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, ऐड हो जाएगा आपस में, आपने उनमें फंक्शन डाल ही दिया था। अब ये तो हो गया बेटा आपको कंसोलिडेट कैसे करते हैं। लेकिन मान के चलो अगर मैं यहाँ पर भाई कार में जनवरी में सेल कर दूं 456 से क्या 500, तो क्या यहाँ पर उस हिसाब से डेटा अपडेट होगा? बेटा डेटा अपडेट नहीं होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर एक चेकबॉक्स जो दिख रहा होता है कंसोलिडेट करते समय, क्या कि क्रिएट लिंक्स टू सोर्स डेटा, इसको बेटा आपको चेक करना होता है, जैसे कि भाई ये पक्का हो जाता है कि जहां पर जो चेंज हो जाए वो हमारे यहाँ पर भी अप्लाई हो जाने चाहिए। ठीक है, अब अगर हम चले बेटा अगले फीचर की तरफ जो एक्सेल में मिलता है, वो होता है सब टोटल का फीचर यार। सब टोटल का मतलब ही होता है किसी भी चीज का समराइज करके उसका टोटल निकाल देना। मान के चलो ये मेरे कई सारे बंदे हैं जिनको मैंने काम पर लगाया है, उनके महीने के हिसाब से सेल दे रखी है। अब मुझे इनका एक एक बंदे का टोटल निकालना है, तो इस केस में बेटा मैं कंसोलिडेट तो करूंगा नहीं, क्योंकि एक ही शीट में काम है। अब मैं ऐसे में अपनाऊंगा सब टोटल का काम। देखो बार बार अगर मैं इसमें फीचर लगाऊं कि हाँ भाई यहाँ पे फॉर्मूला लगा दूं एक रो ऐड करके, कि इन दोनों का ऐड कर दो फिर इन दोनों के लिए अलग से लगाऊं, ये काम टेडियस है ना। हम तो आसानी से करेंगे सब टोटल की मदद लेके। आपको क्या कर लेना है, डेटा ये सारा सिलेक्ट कर लेना है, पूरा जितना बड़ा ये डेटा है बेटा इसको पूरे को सिलेक्ट कर लीजिए। देन अपना कहाँ जाए, डेटा टैब में जाए, फिर सब टोटल कमांड पे जाइएगा। उसके बाद आपको कुछ ऐसा डायलॉग बॉक्स मिलेगा। डायलॉग बॉक्स में जाने के बाद बेटा आपको यहाँ पे क्या है, एट ईच चेंज इन दिख रहा है। एट ईच चेंज इन का मतलब क्या है कि जहां पर हर बार चेंज हो, तो वो आपको क्या लिखना है, यहाँ पे सेल्स एग्जीक्यूटिव का कॉलम देना है। इसका मतलब क्या होता है, मान के चलो बेटा मुझे अनिकेत अनिकेत का सम एक जगह लेना है और दिनेश दिनेश का एक जगह लेना है। तो भैया ये जो एक जगह वाले जितने भी कॉलम जो डेटा स्टोर करे बैठे हैं ना अपने अंदर, उस कॉलम का नाम आपको यहाँ देना पड़ता है, कि जिसको चेंज होने पर आपका दोबारा सब टोटल हो, जिसके फिर दोबारा चेंज होने पर दोबारा सब टोटल हो, ऐसे काम हो। फिर आपको फंक्शन लिखना होता है, क्या करना है, हमें ऐड करना है। अब आपके अगला फील्ड आता है ऐड सब टोटल टू का, तो यहाँ पे आपको वो चीज डालनी होती है बेटा जिसमें आपकी वैल्यूज ऐड करने के लिए। ये डालेंगे, ओके करेंगे, आपका सब टोटल आ जाएगा। ऐसे आप देख ही सकते हैं, अनिकेत दिनेश कविता सभी का आ चुका है।
उसके बाद अगर हम चले व्हाट इफ एनालिसिस टूल, तो ये बेटा वो टूल्स होते हैं जिनमें भाई हम ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर ऐसा है तो क्या करेंगे। ये हमें अलाउ करते हैं कि हम डिफरेंट सेट्स ऑफ वैल्यूज को रखें एक या एक से ज्यादा फॉर्मुलाज में, और अगर अलग अलग रिजल्ट को क्या करें, एक्सप्लोर करें। मान के चलो भैया आप चाहते हो कि एक रिजल्ट है जो कि एक फॉर्म एक प्रोड्यूस करे आउटकम मेरा। अब उस आउटकम को मुझे पाने के लिए मुझे कोई वेरिएबल की वैल्यू पता करनी है कि क्या होनी चाहिए, तो उसके लिए हम ये चीज यूज कर सकते हैं। इसमें हमें दो तीन टूल मिलते हैं, क्या, सिनेरियो मैनेजर, गोलसीक और डेटा टेबल। आइए ना डिस्कस कर लेते हैं। सिनेरियो मैनेजर क्या होता है। मान के चलो बेटा तुम्हें अलग अलग बैंक्स दिए हुए हैं, उनकी अलग अलग इंटरेस्ट रेट है। अब लेकिन तुम्हारे पास अमाउंट एक ही है लोन लेने का, और एनपीआर एक ही है। अब तुम्हें वो चीजें गेन करनी है और तुम्हें पता करना है कि मेरी ईएमआई क्या होगी किस हिसाब से, तो भाई उसके लिए आप क्या करोगे बेटा, सिनेरियो मैनेजर का यूज कर सकते हो। आपको हर बार फॉर्मूला नहीं लगाना है अलग अलग, कि मान के चलो एक बार इसमें लिए लगाया एक बार इसके लिए, नहीं। आपको एक ही बार लगाना है और चार सिनेरियो डेवलप करने पड़ेंगे चार बैंक्स के लिए, और बस आपको इंटरेस्ट की जो वैल्यू है वो बदलनी पड़ेगी। सर इतना बड़ा काम हम करेंगे कैसे, ये तो आपने कुछ खतरनाक बता दिया। मैं कह रहा हूँ बेटा तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें क्या कर लेना है, पहले तो जाना है अपने, आपने ऐसा कुछ प्रिपेयर कर लिया, लोन का अमाउंट लिख लिया, इंटरेस्ट रेट लिख ली, एनपीआर लिख दिया, टाइप वाइप को बाहर में जाने दो। यहाँ पर बेटा आपने क्या लिख दिया, ये सेल में फॉर्मूला लगा दिया जो भी आपकी ईएमआई निकालने का आता है। अब आपको कहाँ जाना है, डेटा टैब में जाना है। डेटा में जाने के बाद व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर सिनेरियो मैनेजर में चले जाना है। वहां पे आपको कुछ ऐसा डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा। यहाँ पे आप सिनेरियो का नेम डाल सकते हो, चाहे एचडीएफसी बैंक या कोई भी बैंक का नाम डाल दिया। अब चेंजिंग सेल्स में बेटा आपको क्या डालना होता है, कि सर मैं किस चेंज को, किस सेल को मतलब मैं चेंज कर सकता हूँ यहाँ पर। तो यार मैंने कहा ये मेरे पास चार सेल हैं, इनकी जो वैल्यूज है ना यही यहाँ पर काम आ रही है, तो मैंने ये चारों यहाँ पर चेंजिंग सेल्स में दे दी, और यहाँ पर बस ओके कर दिया। ओके करने के बाद बेटा कुछ ऐसा डायलॉग बॉक्स मेरे सामने आया। तो अब मैं क्या करूंगा, हर बार उन सेल की यहाँ पर वैल्यू डाल दूंगा कि हाँ B1 इतना, B2 इंटरेस्ट रेट इतना, ये 0.12 क्यों है, क्योंकि बेटा मैंने उसका 100 से डिवाइड दे दिया है, और एनपीआर लिख के टाइप 0 करके मैंने ओके दबा दिया। तो मुझे अपने आप जो है मेरा बेटा क्या मिल जाएगा, यहाँ पर ईएमआई मिल जाएगी। अब यहाँ पर बस मुझे कुछ नहीं करना होगा, हर बार सिर्फ आकर एक सिनेरियो ऐड करना होगा। सिनेरियो ऐड करने के बाद इन वैल्यूज को मैं चाहूँ तो सेम भी रहने दे सकता हूँ, क्योंकि भाई मैंने B1 B2 B3 की वैल्यू पहले से लिख रखी है। बस मुझे जो जिसकी वैल्यू चेंज करनी है उसको चेंज करूंगा, और मेरे को डिजायर्ड आउटकम किस में मिल जाएगा, मेरे दूसरे वाले ईएमआई के अपने सेल में मिल जाएगा आसानी से। तो बस हर बार यही करना होगा। नया सिनेरियो ऐड करने के लिए क्या करना होगा भाई, वही डेटा, फिर व्हाट इफ एनालिसिस, फिर सिनेरियो मैनेजर के अंदर जाकर ऐड पे क्लिक करना होगा। बस इतना करना है। अगला जो टूल है वो क्या है, गोलसीक। गोलसीक क्या करता है बेटा, मान के चलो आपके पास एक इक्वेशन है जिसमें आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। ये मैंने दे दिया x+2 = 10। तो यार यही काम करेगा गोलसीक, कि भाई गोलसीक को पता है कि मेरा रिजल्ट कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। अब मुझे एक्स की वैल्यू इसके लिए पता करनी है, तो वो एक्स की वैल्यू निकाल देगा, 8 आएगी। तो भाई इट इज यूज टू सेट अ गोल टू फाइंड द ऑप्टिमम वैल्यू फॉर वन और मोर टारगेट वेरिएबल, कि हम गोल सेट करके यहाँ पर किसी एक या एक से ज्यादा वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है। अब जैसे कैसे करेंगे बेटा इसका यूज, मान के चलो आपने इंटरेस्ट रेट आपको पता नहीं है कितना होना चाहिए मेरा। अब मेरे पास एनपीआर है 300, लोन अमाउंट है मेरा इतना कुछ, टाइप 0, बाकी ईएमआई का मैंने फॉर्मूला लगा दिया है। अब सर मुझे ये बताओ कि मेरी ईएमआई अगर मुझे 10,000 रखनी है, 20,000 रखनी है, तो मेरे को इंटरेस्ट रेट यहाँ पर क्या लेनी पड़ेगी, ये मेरे को पता करना है। तो यार कुछ नहीं करना, आपने ये सब चीजें जब सेट करके लिख दी, आपको वही डेटा पे जाना है, व्हाट इफ एनालिसिस के बाद गोलसीक पे जाना है। वहां पे जाने के बाद बेटा आपको कुछ ऐसा डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। यहाँ पे आपको सेट सेल में उस सेल का नाम डालना है जिसमें फॉर्मूला डाला हुआ है, वो मैंने डाल दिया B5। फिर टू वैल्यू, कि भाई उसमें आपका आउटकम चाहिए क्या, रिजल्ट क्या चाहिए, तो मैंने डाल दिया -50,000। -50,000 इसलिए डाला क्योंकि बेटा वो मेरी जेब से जाएंगे इसलिए, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना। एंड फिर अगले में क्या आएगा, बाय चेंजिंग सेल, कि किस सेल को चेंज करके आपको ऐसा रिजल्ट आना है। तो मैंने डाल दिया भाई ये B1 वाला सेल है, इसमें आपको मुझे वैल्यू बतानी है, तो बस ओके करना है, तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे सामने 11% आ जाएगी। ठीक है बेटा, ऐसा आप कर सकते हो किसी भी चीज के लिए। बस हाँ, ये याद रखना कि एक टाइम पर सिर्फ एक ही वैल्यू की हमें ये वैल्यू दे सकता है। अब अगर हम बात करें तीसरे टूल की, वो क्या होता है, डेटा टेबल। देखो बेटा, डेटा टेबल इज अ इजी वे टू सी डिफरेंट रिजल्ट बाय अल्टरिंग एन इनपुट सेल इन योर फॉर्मूला। कहने का मतलब क्या, सिनेरियो मैनेजर का यूज करा था हमने। हमने बेटा वहां पे इंटरेस्ट रेट को बार बार बदल रही थी और अपने को रिजल्ट मिल रहा था। लेकिन अगर मान के चलो वहां तो सिर्फ एक वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रही थी, अगर एक से ज्यादा वेरिएबल हो तब क्या करेंगे, तो तब हम यूज करते हैं डेटा टेबल का। ये एक तरीके से उसके पिताजी हैं। तो इनका यूज करने के लिए आपको कुछ नहीं लिखना होता है, आपने पहले वो एक तरीके से पूरा फॉर्मेट यहाँ पर तैयार करके रख लिया। नेट प्राइस यहाँ पर डाल दी, प्राइस और क्वांटिटी लिख दी है। अब ये जो नेट प्राइस है इसको ऐसे सेट करना, ये सबसे कहाँ एक कॉर्नर में आया आपका। अब इसके आगे आपको प्राइसेस लिख देनी है जो भी आपको चाहिए, कि 50, 100, 150, 200, और नीचे आपको क्वांटिटी लिख देनी है अपने हिसाब से। प्राइस और क्वांटिटी की जगह कुछ और भी हो सकता है। आपका फॉर्मूला नेट प्राइस में लगा ही हुआ है। अब ये जो नेट प्राइस में फॉर्मूला लगा है, अगर मैं देखूं तो उसमें बेटा सिर्फ B3 और B4 का ही काम किया गया है, मुझे जो दिख रहा है, यानी कि इस वाले सेल और इस वाले सेल का। तो मैं क्या करूंगा भाई, जाऊंगा अपने डेटा पे, व्हाट इफ एनालिसिस पे, डेटा टेबल पे जाने के बाद
मैं क्या करूँगा, ऐसा मेरे सामने डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा बेटा, ये किसका, डेटा टेबल का। तो यहाँ पे मुझे बस 2 चीज़ें डालनी होती है, रो इनपुट सेल और कॉलम इनपुट सेल। मतलब सर ये जो आपकी रो जा रही है, ये इनपुट सेल इसका मुझे कौन-सा लेना है, और ये जो कॉलम जा रहा है, इसका इनपुट सेल मुझे कौन-सा मानना है। कहने का मतलब क्या है बेटा, मैंने तो अपने फ़ॉर्मूला में B3 और B4 यूज़ करा था। तो भाई मुझे जो रो है बेटा, ये जो रो में ऐसी क्वांटिटीज़ चल रही हैं, इनकी वैल्यू मैं किसकी जगह पर रखूँ? B3 की जगह पर रखूँ या B3 4 की जगह पर रखूँ? ये मुझे बताना होता है। तो मैंने कहा B3 क्या है मेरा, B3 प्राइस है और ये भी प्राइस है। तो मैंने कहा भाई जितनी भी चीज़ें रो में चल रही हैं उनकी तुम B3 की जगह पर रखना, और जितनी भी चीज़ें कॉलम में चल रही हैं वो क्या है, क्वांटिटी है। तो कॉलम बी क्वांटिटी B4 में थी, तो इसलिए मैंने कहा कि क्वांटिटी वाली जितनी भी चीज़ें हैं, जो कॉलम इनपुट सेल मेरा होना चाहिए, कि जो भैया ये कॉलम में जो चीज़ें चल रही हैं वो B4 से मैच करती हैं, वो क्वांटिटी दिखा रही हैं। तो ये कर दिया, ओके कर दिया बेटा, आपको सबकी यहाँ पर क्या मिल जाएगी, अपने आप वैल्यू मिल जाएगी। अगला जो टूल आता है वो आता है सॉल्वर। सॉल्वर एक तरीके से बेटा पिताजी है किसका, गोलसीक का। वहाँ पे आप सिर्फ एक ही वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते थे आउटकम देकर, यहाँ पर आप एक से ज़्यादा की निकाल सकते हो। क्या करना है, सिंपल है, पहले तो ये होता नहीं, इसे ऐड करना पड़ता है हमें अपने एक्सेल में। इसे कैसे करेंगे, स्टेप लिखे हुए हैं, देख लेना। आगे चलूँ मैं बताता हूँ यहाँ पर। जैसे मैंने डाल दिया, मेरे को क्या चाहिए था, मेरा एक क्वेश्चन था कि मेरे को 50,000 रुपए की एक नई मशीन खरीदनी है। मेरी एक सर्विस की कंपनी है, तो बताओ मुझे कितने क्लाइंट मेरे पास पर मंथ आने चाहिए और कितनी मेरी कॉस्ट होनी चाहिए पर सर्विस की। ठीक है? और बेटा ठीक है, मेरे को ऐसे 2 चीज़ें पता करनी थी। अब मैंने बस यहाँ पे अपना एक आउटकम क्या दे दिया कि इतने महीने में ये काम हो जाना चाहिए। ये मेरा क्या है, एक रिज़ल्ट है। अब इसके बाद आप मेरे को इन 2 वेरिएबल की वैल्यू बताओ। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, जाऊँगा कहाँ, डेटा व्हाट इफ एनालिसिस में जाकर सॉल्वर। हाँ, यहाँ पर आपको व्हाट इफ एनालिसिस में नहीं जाना होता है। यहाँ पे आपको डेटा टाइप में से एनालिसिस ग्रुप में सॉल्वर पर क्लिक करना होता है। सॉल्वर पर क्लिक करने के बाद आपको सेट ऑब्जेक्टिव मिलता है, जहाँ पर आपको वो वेरिएबल डालना है कि जैसे मैंने डाल दिया आपको 10 महीने में करना है ये काम, तो वो आपको यहाँ पर वैल्यू डालनी है। फिर बाय चेंजिंग वेरिएबल कि आप किन 2 की वैल्यू बदल सकते हो? तो मैंने कहा इन 2 की वैल्यू बदल सकते हैं सर, इन 2 को बदल सकते हैं। देन आपने क्या डालना होता है? कुछ नहीं डालना, फिर आपको सॉल्व कर देना होता है सीधे-सीधे, अपना काम आ जाता है। हाँ, अगर आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शंस है कि भाई मेरी जो पर सर्विस है वो ₹100 होनी ही चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए, या मेरे जो नंबर ऑफ क्लाइंट है वो इतने होने ही चाहिए, तो बेटा आप वहाँ पर यहाँ पर ऐड का यूज़ करके कॉन्स्टेंट्स को ऐड भी कर सकते हैं। आप इसमें देख सकते हैं, ऐड करें, सेल डिफरेंस डालें, फंक्शन लगाएँ और अपना वैल्यू डाल के ओके कर सकते हैं आप। ठीक है? तो ये आपका सॉल्वर काम कर देता है। अब बेटा इसके बाद हम चलेंगे अगले टॉपिक जो कि है लिंकिंग डेटा एंड स्प्रेडशीट्स पर। देखो यार, मान के चलो मेरे 4-5 दोस्त हैं, एक प्रोजेक्ट पर हम लोग काम कर रहे हैं। मुझे भाई उन सभी का काम देखना भी है, अपना भी काम करना है और जल्दी-जल्दी काम हो जाए, इसके लिए हम सब एक साथ काम कर रहे हैं। तो इसमें मैं बार-बार कॉपी पेस्ट तो करूँगा नहीं कि उसने मुझे फाइल दे दी, फिर कॉपी करा, फिर पेस्ट करा। तो भाई इसके लिए हमें एक्सेल हमारा फीचर देता है क्या, लिंक और शेयर करने का स्प्रेडशीट्स को। ठीक है, लिंकिंग डेटा करने का। मान के चलो बेटा क्या हुआ यहाँ पर, मेरे दोस्तों ने मुझे शीट्स बनाकर दे दी अलग-अलग कि भाई उन्होंने उसमें अपना काम कर दिया, मैंने इसमें अपना काम कर रखा है। अब मेरे को उनको ऐड अप करना है, अलग-अलग शीट से डेटा उठाना है, तो मैं कैसे उठाऊँगा? यहाँ पर बेटा मान के चलना, यहाँ पे टाइगर का सेंसस दे रखा था मेरे को उन लोगों ने 2010 का, 2014, 2018 का। अब मैंने एक शीट डेवलप करी है क्या कि मुझे इन सभी डेटा को क्या चाहिए, सम चाहिए सर। तो मैं कैसे करूँगा? यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा बेटा कि आपको 2010 के सारे ये जो हैं वो उत्तराखंड वाले वो ऐड करने हैं, 2010 से लेके 2018 तक के, और फिर ऐसे ही आपको उत्तर प्रदेश के लिए भी तीनों साल के ऐड करने हैं, देन ऐसे-ऐसे आपको कर देना है। इसको करने के लिए मुझे बेटा, अगर मैं काम कर रहा हूँ अपने शीट 2 में और ये डेटा मुझे दिया हुआ है शीट 1 में, तो फिर हमें क्या करनी पड़ती है, रेफ़रेंस क्रिएट करनी पड़ती है। क्या? रेफ़रेंस। ये कैसे करते हैं? माउस की मदद से भी कर सकते हैं, कीबोर्ड की मदद से। वैसे ये आपके वहाँ नहीं रहा है, पर एक बार सीधे-सीधे बता दे रहा हूँ। आपको कुछ नहीं है, बस सेल में क्या लगाना है, अपना इक्वल टू लगाना है, फिर सम लिखना है या जो भी आपको फंक्शन लगाना है वो लिखो। अंदर आपको इन्वर्टेड कॉमा में अपनी शीट का नाम लिखना होता है, जो भी आपको जिससे डेटा लेना है। उसके बाद एक क्या लगाओ, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा दो। देन अपना क्या लिख दो बाबूजी, जो आपका सेल रेंज है वो लिख दो आप यहाँ पर। ठीक है, फिर बेटा आपके पास लिख दिया आपने, वो अपने आप उनका ऐड कर देगा। लेकिन अगर अकेले आपको सिर्फ 2-3 सेल का ऐड कराना है, तो आप उनको कॉमा देकर भी बार-बार कर सकते हो, अगर अलग-अलग शीट से ले रहे हो तब। कि मान के चलो एक सेल तो हमारा एक शीट से है, दूसरा सेल हमारा दूसरी शीट से है। ये मैं इसलिए आपको शॉर्ट्स में बता रहा हूँ क्योंकि आपके में है नहीं सिलेबस में, ठीक है? बस आपको ये समझना होता है, बाकी आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि वर्कबुक, अगर आप वर्कबुक 2-2 वर्कबुक से डेटा ले रहे हो, तो बस आपको क्या करना होता है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वर्कबुक का नाम और लिख देना होता है ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में, एंड उसके बाद वर्कशीट का नाम लिख के इन्वर्टेड कॉमा क्लोज़ करके एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा के सेल एड्रेस लिख दो, कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है बेटा, अब अपन चलते हैं कहाँ, हाइपरलिंक में। देखो हाइपरलिंक क्या होते हैं बेटा, मैंने कहा भैया तुम्हारे वेब पेज पे लिंक होता है कि डाउनलोड पीडीएफ, तो आप वहाँ पर क्या करते हो, क्लिक कर देते हो और वहाँ से आप एक डेस्टिनेशन पे पहुँच जाते हो। तो जिन भी बेटा चीज़ों पर अपन क्लिक करके किसी डेस्टिनेशन पे पहुँचते हैं, उन्हें कहते हैं हाइपरलिंक। इसकी डेफिनिशन आप यहाँ से 2 लाइनों से उठा लो, चिपका दो दिमाग में अपने, कुछ नहीं है। अब आगे अगर हम देखें तो हाइपरलिंक हमें भैया कोई बाहर की शीट्स पर पहुँचाने के लिए, एक्सेल फाइल नई बनवाने के लिए, या ईमेल नया भेजने के लिए, या नए डेटा को एक्सेस करने के लिए,
या एक्सटर्नल डेटा पर पहुँचने के लिए अपन एक्सेल में यूज़ करते हैं। ठीक है, इन कामों के लिए अपन हाइपरलिंक यूज़ कर सकते हैं। अब अगर देखें इसका यूज़ करना कैसे, उससे जानने से पहले आपको ये देखना है कि हाइपरलिंक 2 प्रकार के होते हैं एक्सेल में, रिलेटिव और एब्सोल्यूट। रिलेटिव हाइपरलिंक बेटा वो होता है जो कि पार्शियल एड्रेस कंटेन करता है। मतलब मान के चलो जहाँ पर आपकी जो फाइल स्टोर है ना, जिस पर अब आप अभी काम कर रहे हो, वर्कबुक जो स्टोर है, अगर कोई चीज़ उसी के फ़ोल्डर में है, आप उसकी डेस्टिनेशन कैसे बताते हो? अपनी वर्कबुक के रिलेशन में बता देते हो आप उसकी डेस्टिनेशन, ठीक है? तो वो चीज़ वहाँ से एक्सेस हो जाएगी। मान के चलो मेरा एक फ़ोल्डर था, ठीक है, अपना डी ड्राइव में, उसमें मेरा क्या था abc.xlsx अपनी एक वर्कबुक थी और बाकी capture.jpg एक फाइल थी, फ़ोटो थी। मेरे को इसको हाइपरलिंक बनाना था, पहुँचना था इस तक, तो मैंने अपने सेल में क्या डाल दिया, सीधे-सीधे हाइपरलिंक में एड्रेस ये डाल दिया, स्लैश लगा के capture.jpg। अभी तो मैं इससे पहुँच जाऊँगा, लेकिन अगर मैंने इसकी लोकेशन कहीं चेंज कर दी फ़ोटो की और दूसरे फ़ोल्डर में कहीं डाल दिया, तो फिर बेटा मैं नहीं पहुँच पाऊँगा, ये काम नहीं करता है। ठीक है? इसलिए हमारा जो सही रहता है, हमेशा वो रहता है एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। ये क्या करता है, ये फुल एड्रेस कंटेन करता है, मतलब बेटा कि मैं कहाँ रहता हूँ। मैं रहता हूँ दुनिया में, एशिया में, इंडिया में, और फिर मेरा स्टेट का नाम यूपी, और उसमें आप सिटी का नाम तो बता नहीं सकता, ठीक है? लेकिन अगर मैंने ये कह दिया आपसे कि मेरे बगल वाले मकान में जाके देख लो, वो चीज़ है रिलेटिव, पर अगर मैं किसी का पूरा कुंडली खोल के दे दूँ ऊपर से लेके नीचे तक, वो हो जाती है एब्सोल्यूट। तो ये आपको यहाँ पे आप समझ जाना चाहिए, ये हमेशा काम करता है अपना। अब इंसर्ट करना है कैसे हाइपरलिंक वो समझो, कुछ नहीं है, सेल पे जाओ, इंसर्ट पे जाना, टैब पे हाइपरलिंक पे क्लिक करना, ऐसा विंडो अपीयर होगी जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे कि नई फाइल से जोड़ना है, नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए है, या ईमेल एड्रेस के लिए, या कोई एक्जिस्टिंग फाइल हो वेब पेज के लिए। आप उसे सिलेक्ट कर लो, देन उसके बाद टेक्स्ट टू डिस्प्ले में आपको डालना है कि आपको वहाँ पर क्या दिखाना है, कि आपको जैसे लिखा होता है ना कि क्लिक हियर टू गो, या फिर पी डाउनलोड, जो भी आपको लिखना है वो लिख दो यहाँ पर। उसके बाद आप अपना लोकेशन इसमें डाल सकते हो, किसमें आपको जाना है, पूरा एड्रेस, एंड उसके बाद आप ओके करके इसे ऐड कर सकते हो। ठीक है? ये सारे आपके काम यहाँ पे हो जाएँगे, उसी से रिलेटेड बातें हैं। ऐसा मत घबराना मत, इसे उन्हीं से इतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा आपसे, ठीक है? अब भाई आगे चलते हैं बेटा, वो क्या आएगा अपने पास, शेयरिंग एंड रिव्यूइंग अ स्प्रेडशीट। ये क्या होता है? जो मैं अभी आपको मैंने कब बताया था, अपनी एडिट करते समय भी बताया था कि मेरे दोस्त एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। मुझे बेटा क्या करना है, उन सभी के चेंजेस देखने हैं, वो लोग क्या-क्या कर रहे हैं, और मुझे उन सभी की मदद मिल जाएगी, तो जल्दी-जल्दी वो लोग एक ही शीट पे काम हम लोग करते जाएँगे, होता जाएगा। तो ऐसे में बेटा अपने को एक्सेल एक फीचर देता है क्या, कि आप अपनी शीट्स को शेयर कर सकते हो, ठीक है? आप उस पर एक संग काम कर सकते हो और सबके चेंजेस, अगर आपको किसी के चेंज मानने हैं तो मानो, ना मानने हैं तो ना मानो, वो वाला सारा आपको मिल जाता है फीचर। तो पहला उसमें क्या आता है भाई, कैसे करेंगे पहले स्प्रेडशीट को शेयरिंग के लिए सेटअप कैसे करेंगे? ये आपके सिलेबस में नहीं है, पर बता दूँ, कुछ नहीं होता है बेटा। यहाँ पर आपको अपनी जो स्प्रेडशीट है, बस उसे नेटवर्क जो फ़ोल्डर होता है उसमें जाके सेव करनी होती है। ये हर किसी के लैपटॉप या कंप्यूटर में होता है पहले से, ठीक है? बाकी यहाँ पर आप इसे ओपन कैसे करेंगे, तो यार वहाँ जहाँ पर आपने सेव करा है वहीं पे जाके डबल क्लिक करो, खोलो। अब उसमें आप अपना काम करो बढ़िया तरीके से। अब जब आप सेव करोगे तो बेटा 2 चीज़ें होंगी, या तो अगर जब से आपने अपनी शीट पर काम कर रहे हो, किसी और ने ओपन नहीं करी है तो आराम से सेव हो जाएगी। लेकिन अगर किसी और ने ओपन कर ली और वो बंदा काम कर रहा है, तो आपके सामने बेटा 2 चॉइसेस आएँगी, क्या? कि भैया अपना वो आपसे पूछेगा कि आप किसके चेंजेस मानना चाहते हो? अपने मानना चाहते हो या उसके मानना चाहते हो? देन आपको बताना पड़ेगा सर हाँ, मेरे मानने हैं या उसके मानने हैं। फिर ये करके आप अपना क्या करोगे, डॉक्यूमेंट अपना बंद सेव कर सकते हो। लेकिन अगर बेटा जैसे इसमें भी क्या कंडीशन होती है, अगर आपके चेंजेस कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, कि मान के चलो आपने टेक्स्ट का साइज़ करा था 28 और दूसरे बंदे ने करा 24, तो ये तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट को राइज़ देगा और फिर आपको अपने या दूसरे जिसके मानने वो मानो। लेकिन अगर इसमें उसने क्या करा, उसने फ़ॉन्ट कलर कर दिया रेड और आपने टेक्स्ट का साइज़ बढ़ा दिया 28, तो ये क्या है, ये आपके चेंजेस कहीं आपस में टकरा नहीं रहे हैं ना, तो इनमें क्या हो जाएगा, जब भी स्प्रेडशीट अपनी आसानी से सेव हो जाएगी, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। बाकी एक और बात होती है कि अगर आप अपनी स्प्रेडशीट को जब सेव कर रहे होते हो बेटा, रिज़ॉल्व कर रहे होते हो कॉन्फ्लिक्ट को, उस समय कोई और बंदा अपनी स्प्रेडशीट सेव नहीं कर सकता, मतलब ये वाली, ठीक है? और अगर कोई और यूज़र पहले से स्प्रेडशीट को सेव करके चला गया है अपने चेंजेस करके, तो बस आपके पास एक मैसेज आएगा, ऐसा आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पर। आप अपनी स्प्रेडशीट को सक्सेसफुली सेव कर सकते हैं। अगला ऑप्शन हमारे पास क्या होता है बेटा, रिकॉर्ड करने का चेंजेस को, कि यार हमें जानना है उस बंदे ने क्या करा या हमने क्या करा, तो हम उन सभी चेंजेस का क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड रख सकते हैं, कैसे-कैसे चेंजेस हो रहा है। ये किससे करेंगे अपन, ट्रैक चेंजेस फीचर से कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर ये जैसे एडिशन, डिलीशन, कंटेंट अल्टरेशन, फॉर्मेटिंग, या फिर ये ऐसे कुछ चेंजेस होते हैं, वो हमें विज़िबल होते हैं। हाँ, सारे चेंजेस हम ट्रैक नहीं कर सकते, जैसे कि अगर हमने किसी अलाइनमेंट में चेंज करा है, तो वो नहीं हम ट्रैक करेंगे, वो फालतू बने का चेंज है। जो इम्पोर्टेंट चेंजेस है, वो सारे ट्रैक होते हैं। आपको क्या करना है, सिंपल अपनी रिव्यू टैब में जाना है, वहाँ पे जाके आपको ट्रैक चेंजेस में हाइलाइट चेंजेस पर क्लिक कर देना है। देन अब फिर आपको जो व्हेन, वेयर और हू दिख रहा है, इनमें बेटा अगर आप ऑल कर दोगे कि सभी लोगों के द्वारा जो चेंज हो रहे हैं, वो तुम्हें देखने हैं, ठीक है? और हर समय हो रहे हैं, वो
भी तुम्हें देखने हैं, और वेयर आपने पूरी स्प्रेडशीट में दे दिया कि पूरी स्प्रेडशीट के देखो तो वो देख लेगा, वरना अगर आपने एक लिमिटेड रेंज दे दी है सेल की तो वो वहाँ पे से चेंजेस को देख लेगा। ये भी आप कर सकते हो, फिर आप ओके कर दोगे तो आपके जो चेंजेस है वो रिकॉर्ड होने लगेंगे एक बार में। अब फिर आप इनको जब देखोगे कैसे बेटा, तो देखने का वही तरीका आता है रिव्यू चेंजेस में। रिव्यू जब हम करते हैं चेंजेस को तब अपन ये काम करते हैं। उसके लिए अपन क्या करते हैं, बाद में रिव्यू में जाएँगे, ट्रैक चेंजेस में जाएँगे, फिर अपन क्लिक करते हैं एक्सेप्ट और रिजेक्ट चेंजेस में। तब क्या होगा भाई, धीरे-धीरे बेटा फिर जो आपकी सारी चेंजेस है उसकी लिस्ट आपके सामने आ जाती है। फिर आप जिसको एक्सेप्ट करना चाहें उसे क्लिक करके एक्सेप्ट कर सकते हैं, जिसको ना करना चाहें उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? बाकी यहाँ पे भी आपको व्हेन, वेयर एंड हू पूछा जा सकता है कि भाई आपको कहाँ कितने के देखने हैं, सबके देखने हैं, कब के देखने हैं, या फिर कहाँ से लेके कहाँ तक के देखने हैं। तो वो भी हम यहाँ पे अपना स्पेसिफाई करके काम करा देना। अब आता है अगला ऑप्शन, कंपेयरिंग एंड मर्जिंग वर्कबुक। मान के चलो बाबूजी, मेरे को क्या करना है, मेरे 2 फ़ाइल में कुछ-कुछ डेटा था अलग-अलग, मेरे को उन सबको बेटा मर्ज कर देना है कि यार ये डेटा है तो एक ही चीज़ से रिलेटेड, पर मेरे से क्या हुआ है, कॉपीज़ हो गई हैं उस फ़ाइल की, या मैंने किसी और को काम करने के लिए दिया था तो वो कर गया। मुझे मर्ज करना है उन दोनों को, तो मैं बेटा कैसे करूँ? मेरे को भाई एक्सेल ने इसके लिए दिया है क्या, कंपेयर एंड मर्ज वर्कबुक फीचर। उसका हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, आपको क्या करना है भाई, अपनी फ़ाइल खोल लेनी है पहले तो, बस। ये याद रखना, अब आपको कुछ नहीं जाना है, ये ऑप्शन होता नहीं है मर्ज वर्कबुक वाला, इसको आपको क्विक एक्सेस टूल बार से पहले निकालना पड़ता है। तो ये आप स्टेप देखिए, पहले उस ऑप्शन को क्या करिए, ऐड करिए। ऐड करने के बाद आपका आता है मेन प्रोसेस शुरू होता है। आप अपनी जो भी कॉपी है आपके पास वर्कबुक की उसको खोल लीजिए, उस पे जाइए और फिर अपने कंपेयर एंड मर्ज वर्कबुक के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। देन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो भी फाइल उसके संग मर्ज करानी है दूसरी, उस पर सिलेक्ट कर दीजिए। आप सिलेक्ट करने के बाद अगर आपकी मल्टीपल फाइल्स है तो आप कंट्रोल का यूज़ करके भी उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो फिर ऐसा करने के बाद आपको ओके कर देना है, और फिर बेटा क्या होगा, अलग-अलग फाइल आपस में आके मर्ज हो जाएँगी जो उनका सेम डेटा कंटेन होगा, और हर फाइल का जो डेटा होगा वो बेटा अलग कलर से यहाँ पर रिप्रेज़ेंट किया जाएगा, जिससे कि आप पहचान सकते हैं। अगली जो फैसिलिटी आती है हमारे पास वो होता है बेटा कमेंट्स ऐड करने का। मान के चलो किसी सेल में आपके पास कोई डेटा है, लेकिन आप उसके अलावा भी कुछ इन्फॉर्मेशन यूज़र को देना चाहते हैं, तो आप कमेंट ऐड करके दे सकते हैं। ऐड कमेंट किए कैसे जाते हैं? कमेंट ऐसे ऐड किए जाते हैं, आपको पहले उस सेल पे जाना है, राइट क्लिक करना है, और फिर आपका इंसर्ट कमेंट का बटन ऑप्शन आएगा, उस पे क्लिक कर देना है। वरना रिव्यू टैब में जाके न्यू कमेंट पे भी जाके आप कर सकते हो, फिर अपना पूरा कमेंट लिख देना। फिर जब आप उस सेल पर ऊपर होवर करोगे, होवर मतलब उस सेल पर अपने माउस को ले जाओगे, बस क्लिक नहीं करना है, सिर्फ ले जाने भर से ही आपका ऐसा कुछ कमेंट डिस्प्ले होने लगेगा। ठीक है? व्यू कैसे करते हैं, तो व्यू का वही है कि बस माउस को उसके ऊपर ले जाना होता है। हेल्प टिप बॉक्स है जो बेटा वो अपीयर हो जाता है उसी समय। बाकी अगर दूसरा तरीका भी होता है क्या, कि आप रिव्यू पर जाके शो ऑल कमेंट्स भी कर सकते हो, या फिर प्रीवियस कमेंट रिव्यू या नेक्स्ट कमेंट भी आप जैसे ऑप्शन से भी आगे-पीछे बढ़ सकते हो। अगला आता है एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग कमेंट कैसे करें? तो एडिट करने के लिए बेटा कुछ नहीं होता, आपको रिव्यू पे जाना है, एडिट कमेंट पे चले जाना है, फिर आपका कमेंट जो है वो एडिटिंग के लिए खुल जाएगा, आप फिर उसमें कुछ और भी लिख सकते हो। अब आप इसको फॉर्मेट भी कर सकते हो उसी सेम समय में। जब आपका ये एडिटिंग के लिए खुला हुआ है तो आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया, टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपने होम पे गए, होम से जाने के बाद बेटा आपने जो भी उसका फ़ॉन्ट-वॉन्ट देखना है, कलर-वलर देखना है, वो सब कुछ चीज़ें वहाँ से सिलेक्ट करके आप इसमें यहाँ पर बता सकते हो आसानी से। इसी के साथ ये भी जो है आपका खत्म होता है। कमेंट क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछे यहाँ पर आप उसे बताना सिर्फ क्या, कि कमेंट इज़ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दैट वी वांट टू गिव अबाउट अवर सेल, उसके लिए जो अपन देना चाहते हैं, बस। ठीक है? बाकी आप एक बार खुद भी बेटा इसको थोरोली रीड कर सकते हो। आखिरी जो टॉपिक आता है इसमें वो क्या है बेटा, यूजिंग मैक्रोज़ इन अ स्प्रेडशीट। देखो मैक्रोज़ क्या होते हैं? अभी तक हमने पढ़ा कि इन टूल्स का इस्तेमाल करो, उस टूल का इस्तेमाल करो। लेकिन बेटा अगर मेरा काम क्या है कि मुझे यार इन सेल पे जाके भाई क्या कराना है, अपना बैकग्राउंड कलर सेम कराना है और फ़ॉन्ट में भी यही चेंजेस करने हैं। अब मैं बार-बार बेटा वही करूँ क्या काम, या बार-बार वही फॉर्मेट करता रहूँ? मैं यूज़ करूँगा मैक्रो का। मैक्रो क्या करता है बेटा, अपने वो माउस के स्ट्रोक्स को पहचान लेता है कि पहले क्या करना है, पहले हमें सेल पे क्लिक करना है, दूसरी बार हमें उसका फ़ॉन्ट इतना करना है, तीसरी बार हमें उसका अपना क्या करना है, उसका साइज़ बढ़ा देना है, और चौथी बार हमें उसपे आउटलाइन कर देनी है। ये उसने चीज़ अपने दिमाग में रिकॉर्ड कर लेगा, जैसे-जैसे अपन एक-एक बार उसे माउस चला के दिखाना है बस। तो फिर जिस भी सेल पर जाके अपन अपने मैक्रो को ऑन कर देंगे, तो वहाँ पे वो सारे चेंजेज़ अपने आप होते जाएँगे कि बस आप माउस नहीं चलाएँगे, माउस खुद ब खुद चलता जाएगा, ये होता है बेटा। When you create a macro, you are actually recording your mouse click and keystroke, कि जब आप मैक्रो बना रहे होते हो तो उसका मतलब ये होता है कि आप सिर्फ माउस क्लिक और की स्ट्रोक्स यानी अपनी कीबोर्ड की स्ट्रोक्स को रिकॉर्ड कर रहे होते हो, कि जैसे आपको कोई रिपिटेटिव टास्क करना है, हर सेल में जाके 3-4 सेल का उसके आस-पास का सम निकालना है, तो आपने कर दिया कि कुछ नहीं, वहाँ जाओ, वहाँ से ऐसे रिलेटिव रेफरेंस लेके इतने सेल सिलेक्ट करने हैं, उनका सम कर देना है, तो वो अपने आप कर देगा वहाँ पर, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लोड ही नहीं है कोई, ये चीज़ होती है मैक्रो, ठीक है?
तो क्रिएटिंग अ सिंपल मैक्रो, मैक्रो कैसे क्रिएट करना है, व्यू पर जाइए, व्यू पर जाने के बाद मैक्रोस में जाके रिकॉर्ड मैक्रो पे कर दीजिए। रिकॉर्ड मैक्रो का ऐसा कोई डायलॉग बॉक्स निकल आएगा, अपने मैक्रो का नाम डालिए। उसके लिए आप शॉर्टकट की भी सेट कर सकते हो, जिसमें आपका कंट्रोल शिफ्ट तो नेसेसरी रहता ही है, बाकी आप अल्फाबेट बता सकते हो जी। ठीक है, तो जब आप उसको क्लिक करोगे तो फिर उस सेल पर अपना वो मैक्रो चलने लगेगा। बाकी जिस वर्गों के लिए चाहिए या कहीं और करना है तो वो, और फिर अपना डिस्क्रिप्शन देके आप इसे ओके कर दीजिए। अब क्या होगा, आपका मैक्रो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। आप जो भी करते जाओगे ऑपरेशन, वो रिकॉर्ड होते जाएंगे। देन आपको क्या करना होता है बेटा, इसकी रिकॉर्डिंग को स्टॉप करने के लिए व्यूज पे जाना है, मैक्रो पे जाना है, स्टॉप रिकॉर्डिंग पे दोबारा से क्लिक कर देना है, तो आपकी मैक रिकॉर्डिंग जो है वो स्टॉप हो जाएगी। अब यहाँ पर जो अगली इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है बेटा मैक्रो की कोडिंग। ये थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। देखो आप अभी तक कोडिंग से बिलोंग नहीं कर पाए हो 10th तक आने में, ये बड़ी दुख की बात है, कोई बात नहीं, आप देख लो। मैक्रो बेटा जो अपन करते हैं ना, अपने के लिए तो क्या है कि अपने को फॉन्ट साइज जो है वो चेंज करना है। अपने लिए बात कुछ ऐसी है कि फॉन्ट साइज 28 करना है, अपन माउस से गए फॉन्ट साइज पे क्लिक कर 28 कर दिया। लेकिन मैक्रो जो इस चीज को रिकॉर्ड करता है ना बेटा, वो ये समझ के नहीं करता है। वो अपने अंदर एक कोड लिखता जाता है कि अच्छा उसकी उसका एक पर्टिकुलर कोड होगा ऐसा कुछ करने के लिए। तो वो कोड अब आप लिखना सीख रहे हो बेटा यहाँ पर। वो कोड लिखा किसमें जाता है, वो कोड लिखा जाता है बेटा विजुअल बेसिक एडिटर में। ये भी एक्सेल में ही आप खोल सकते हो। ठीक है, इसको कैसे खोलना है उसका जरा ऑप्शन देख लो। अपना क्या करना है, फाइल पे जाना है, ऑप्शन में जाना है, एक्सेल ऑप्शन डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। देन आपके पास कस्टमाइज रिबन पे जाकर आपको डेवलपर टैब जो है उसे ऐड कर देना है। डेवलपर टैब में ही आपको ये मिल जाता है। आपको क्या करना है बेटा, आपको सीधे अल्ट प्लस F11 दबाना होता है, आपका विजुअल बेसिक एडिटर जो है वो खुला आता है। खुला आएगा, वहां पे आप इंसर्ट पे जाइए, मॉड्यूल पे क्लिक कर दीजिए। देन आपके पास अपना कुछ ऐसा फाइल खुला आता है। ठीक है, यहाँ पर अब बेटा आप बात करते हैं मैक्रो की कोडिंग करते कैसे हैं। देखो अभी तक मैं जानता हूँ भाई कोई बच्चे ने कोडिंग शोडिंग में ज्यादा दिमाग जो है वो लगाया नहीं है, और ना मैं आप लोगों का इस समय भटकाना चाहता हूँ। मैं आपको बड़ी सिंपल भाषा में चीजें समझा दूंगा। ये जो ऊपर लिखा है ये बहुत ज्यादा टफ बना के लिखा है, हम इसको थोड़ी आसानी से समझ लेते हैं। ऊपर वाली चीजों को नीचे आसानी से देखते हैं, आ जाइए। चलो पहले देख लो जरा, आ जाओ। देखो बेटा, मैंने कहा आपने क्या करना है, आपने बेटा कोई चीज कुछ भी छोटे से मोटा सा काम आपको करना है मैक्रो की मदद से। आप क्या करेंगे, यूजिंग मैक्रो एज अ फंक्शन। हम मैक्रो को बेटा फंक्शन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मान के चलो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन एक लाइन ऑफ कोड होता है, जिसको बेटा मैं बार बार क्या कराऊंगा, एग्जीक्यूट कराना होता है। कि मेरे को पता है मेरे को दो नंबर का सम कराना है। मेरा एक फंक्शन है जिसको मैंने लिखा क्या, सम। वो क्या आपका एक फंक्शन है, उसमें मैंने अगर बेटा कॉमा करके 9 या कॉमा करके 5 दे दिया तो इनका क्या हो जाएगा, इनका सम हो जाएगा। मुझे क्या मिलेगा, 9 प्लस 5 14 मिलेगा। तो अगर ऐसा ही कोई मुझे सम डेवलप करना है, तो उसको ही क्या कर, ऐसे कोई फंक्शन डेवलप करना है तो वो चीज होती है बेटा, और मैक्रो की मदद से कर सकते हैं। अब भाई क्या करेगा, सबसे पहले मैक्रो में फंक्शन बनाने के लिए आपको बेटा क्या करना होता है, फंक्शन कीवर्ड लिखना होता है। जैसे आपको एज इट इज क्या लिखना है अपने में, एज इट इज लिख देना है मेरे को फंक्शन। बस उसके बाद मेरे जो फंक्शन का नेम होने वाला है वो मैं लिख दिया। जैसे मैंने लिख दिया भैया अपना एएस मैंने अपने फंक्शन का नेम लिख दिया। इसके बाद मेरे को पैरेंथेसिस ऐसे लगाने होते हैं। अच्छा, फंक्शन नेम आपका कैपिटल में होना चाहिए, ये मेरे से यहाँ मिस्टेक हो गई है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपको क्या लिखना है बेटा, बॉडी ऑफ फंक्शन आती है कि आपको फंक्शन में कराना क्या है। फिर आपको एएस के बाद बेटा आपने क्या लिखना होता है, रिजल्ट लिखना होता है कि रिजल्ट क्या हो रहा है यहाँ पर। और फिर उसके बाद आपको कुछ नहीं है, बस एंड फंक्शन कर देना होता है। ये होता है फंक्शन डिफाइन करने का तरीका, कि आप कैसे कोई भी फंक्शन अपने लिए बना सकते हो मैक्रो में। कि हाँ भाई मेरे को ऐसा काम कराना है तुझसे। जैसे मैंने बेटा एक बहुत ही छोटा सा फंक्शन बनाया टोटल नाम का। क्या करा मैंने, पहले फंक्शन लिख दिया कीवर्ड। फंक्शन कीवर्ड लिखने के बाद मैंने उसमें टोटल लिखा उसका नाम। टोटल के बाद बेटा मैंने पैरेंथेसिस लगा दिए। फिर मैंने क्या करना है, मेरे को रिजल्ट लिखना था, रिजल्ट। तो मैंने फंक्शन का नेम लिखा टोटल, और उसमें लिख दिया मैंने 10 प्लस 20 यानी बेसिकली 30। और मैंने कर दिया एंड फंक्शन। क्या कर दिया, मैंने कर दिया एंड फंक्शन। अब जब बेटा मैं इस फंक्शन को कॉल कराऊंगा, कॉल मतलब मैं इस फंक्शन को रन कराऊंगा, तो क्या होगा, मेरा बस हमें 30 मिलेगा। अब इस फंक्शन को हम रन कराएंगे कैसे, कुछ नहीं है, किसी भी आप सेल में जाइए, सेल में आपको क्या लिखना है, इक्वल टू लगा के टोटल ऐसा नाम डालना है ऊपर से, और फिर ऐसे पैरेंथेसिस लगा देने। अपना जो ये फंक्शन है वो वहां पर कॉल हो जाएगा बेटा, बड़ी ही आसानी से। ये आपका जो फंक्शन है वो बन गया है आपकी मैकबुक वो वर्कबुक के लिए, तो आप इसे अपना कॉल करा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे क्या होगा, यू विल गेट द आउटपुट एज 30 इन द सेम सेल, कि उसमें आपको आउटपुट क्या मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा भाई साहब। उस फंक्शन को रन कराने से क्या रिजल्ट क्या आना था, 30 आना था। अब इसमें बेटा आपको क्या होता है, पासिंग आर्ग्यूमेंट्स टू मैक्रो। जैसे मैंने आपसे कहा कि यार मान के चलो मुझे कैसा फंक्शन बनाना है कि जिसमें मैं बेटा, मेरे को एक फंक्शन बनाना है नंबर नाम का, नम नाम का एक फंक्शन बनाना है जिसमें मैं दो नंबर भेजूं, उनका क्या हो जाए, एडिशन होके मिल जाए मुझे। तो वो हम कैसे कर सकते हैं सर, अच्छा
देखो ये जो 2 नंबर आप भेजते हो ना, ये बेटा क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं आर्ग्यूमेंट्स। ये क्या कहलाते हैं? आर्ग्यूमेंट्स कहलाते हैं ये। तो अब हम आर्ग्यूमेंट्स पास करना सीखते हैं मैक्रो के फंक्शन में, वो कैसे करना होता है। तो सबसे पहले आपको फंक्शन, फिर फंक्शन का नेम लिखना होता है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको बेटा कुछ ऐसे लिखना होता है, ऑप्शनल पैरामीटर 1 और ऑप्शनल पैरामीटर 2, और उसके बाद आपको प्रोग्राम कोड लिखना है, देन फंक्शन नेम बराबर रिजल्ट लिख के एंड फंक्शन कर देना है। To pass argument to macro while calling it in Excel directly by entering the function name and arguments in a cell। ऐसे आप कर सकते हो। जैसे जब आप इस फंक्शन को रन कराओगे तो बस आपको उसका नाम लिख के अंदर 2 नंबर लिख के उसे पास कर देना है। वैसे मान के चलो बच्चा पार्टी, मैंने वैसा तो फंक्शन यहाँ पे एग्जांपल के लिए दिया नहीं है, पर आप अपने मन से कोई बना सकते हो। अभी देखो यहाँ पर आपको अधकचरी कोडिंग सिखाई गई है, पूरी नहीं सिखाई है, इसलिए यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूज मत होना। समझ आए तो ठीक है, ना आए तो समझ लेना बल्ले शावा। अगली चीज जो आपको समझनी है, बस बेटा ये नोट में आके समझ लो। बटन वन क्लिक मैसेज बॉक्स और फंक्शन ट्रिपल एक्स क्या है बेटा ये? बटन वन क्लिक का मतलब होता है एज अ कमांड बटन, कि आप इस पे क्लिक करके भाई कोई भी काम है वो करा सकते हो। ठीक है, अब ये कमांड बटन में भी आप फंक्शन के अंदर पूरे जैसे लिखते हो वैसे यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे आपने यहाँ पर क्या लिखा, MSG बॉक्स ट्रिपल एक्स, इसका मतलब क्या है सर? MSG बॉक्स का मतलब है मैसेज बॉक्स, कि भाई अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो एक मैसेज बॉक्स जो है वो डिस्प्ले होगा स्क्रीन पर। वो क्या करेगा? वो एक ट्रिपल फंक्शन, ये देखो बेटा जब भी पैरेंथेसिस किसी चीज के आगे दिखे ना, वो समझ जाना वो फंक्शन है। वो एक ट्रिपल नाम के फंक्शन को कॉल कराएगा। ट्रिपल का मतलब हमें नाम से ही समझ आ रहा है क्या करेगा, वो उसका ट्रिपल कर देगा, उस चीज का इंटू 3 कर देगा। फिर आपका वो एंड हो जाएगा सब। जैसे मान के चलो मैंने क्या बनाया, एक फंक्शन ट्रिपल बनाया। फंक्शन ट्रिपल में मैंने एक आर्ग्यूमेंट लिया, क्या लिया? एक्स लिया। एक्स को मैंने क्या कर दिया भाई? 10 कर दिया। MSG बॉक्स मैंने एक्स कराया और फंक्शन एंड हो गया। तो मतलब क्या होगा कि जब भी मैं बेटा एक बटन बना के ऐसा MSG बॉक्स ट्रिपल एक्स कराऊंगा, तो उससे क्या होगा कि बस मेरे पास एक सामने मैसेज बॉक्स दिखाई देगा कुछ ऐसा, और मेरे को 10 उसमें दिखेगा। हम अगर डायरेक्टली फंक्शन को एग्जीक्यूट कराते तो बेटा अपने को सेल के अंदर 10 लिखा हुआ मिलता है। लेकिन अगर आपने को कुछ ऐसा चीज चाहिए कि बटन पे क्लिक करके काम हो, तो पहले आपको ऐसा कुछ डालना पड़ेगा, सब बटन बंद क्लिक करके। देन उसके अंदर आपको MSG बॉक्स, मैसेज बॉक्स में आपको क्या कराना है? ट्रिपल फंक्शन चला देना है। फिर आप नीचे अलग से ट्रिपल फंक्शन बनाइए और उसको आप काम करवाइए। बस इनकी एंडिंग और ओपनिंग हमेशा ऐसे ही होती है, ये देख लीजिए आप। ठीक है, बाकी बेटा क्या है आपके यहाँ पर जो बातें हैं वो कुछ खास नहीं है, ये सब बातें ऐसे ही हैं। पासिंग आर्ग्यूमेंट्स टू अ मैक्रो बाय रेफरेंस और पासिंग आर्ग्यूमेंट टू अ मैक्रो बाय वैल्यू, ये दो अलग डिफरेंट चीजें होती है बेटा, ये आपको यहाँ समझनी है। मान के चलना मैं बेटा तुमसे क्या करवाना चाहता हूँ, मैंने कहा सर मैं आपको बाय वैल्यू आर्ग्यूमेंट पास कराना चाहता हूँ, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है बेटा कि अगर मैंने उसमें 10 पास कराया ना, तो सिर्फ उसको इस 10 से मतलब है। मैंने 10 इंटू 3 कराया तो वो मुझे 30 दे देगा। लेकिन अगर मैं इस जैसे मैंने क्या करा, मैंने एक एक्स वेरिएबल पास कराया जिसमें मेरी कितनी वैल्यू थी? 10 थी। ठीक है, पर मैंने रेफरेंस मतलब मैंने इसको कॉल कैसे कराया? बाय वैल्यू कॉल कराया सर। बाय वैल्यू कॉल कराने से क्या होगा कि यहाँ पर अगर मैं बेटा क्या करूंगा, मैं x इंटू 3 अगर डिस्प्ले कराना चाहूंगा, x इंटू 3 तो मुझे क्या मिलेगा? 30 मिलेगा। और अगर मैं x को बाहर मैसेज बॉक्स में करवाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 10 मिलेगा। ये चीज होगी कब होगी? बाय वैल्यू कॉल कराने पर। ठीक है, कि मेरा x में कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं बेटा उसे कॉल कराऊंगा बाय रेफरेंस, कैसे? बाय रेफरेंस कॉल कराऊंगा, तो अगर मैं बेटा ये कर देता हूं मैं क्या कि x बराबर मैंने कुछ भी डाल दिया 10 है, ठीक है। फिर उसमें भैया मैंने ट्रिपल एक्स कराया, ट्रिपल करके एक्स को कॉल कराया, ट्रिपल करके एक्स को अगर मैं बेटा कॉल कराऊंगा तो क्या होगा भाई? मेरे एक्स का 3 गुना होएगा। 3 गुना होने के बाद बेटा मुझे मैसेज बॉक्स में तो 30 दिखेगा ही। लेकिन अगर मैं दोबारा क्या कराऊंगा, अगर सिर्फ एक बार एक्स को मैसेज बॉक्स में डालूंगा अकेले एक्स को, तब भी मुझे 30 मिलेगा। मतलब ये क्या करता है? ये हमारी अंदर की वैल्यू को चेंज कर देता है। देखो बेटा जब हम कॉल बाय वैल्यू कराते हैं तो भाई हमारे अंदर की वेरिएबल को कोई आदमी चेंज नहीं कर सकता है। लेकिन जब मैं कॉल बाय रेफरेंस कराता हूँ तो मेरी अंदर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। जैसे आप यहाँ समझे, मैंने क्या बनाया, एक ये अभी कॉल बाय रेफरेंस का एग्जांपल होने वाला है आपके लिए। मैंने एक फंक्शन बनाया ट्रिपल नाम का, उसको बाय रेफरेंस शो कराने के लिए अपन क्या लेंगे? बाय रेफ एक कीवर्ड है, ये लिखते हैं। देन आपको एक्स लिखना है एज इंटीजर, ये लिख देना है आपको। फिर उसमें क्या कराना है आपको कि एक्स बराबर एक्स इंटू 3 करा देना है सर, और ट्रिपल बराबर एक्स करा देना है। मतलब उसका ट्रिपल का रिजल्ट क्या होना चाहिए? फंक्शन का रिजल्ट है एक्स होना चाहिए, और उसके बाद आपको एंड कर देना है फंक्शन को। तो ये हो गया पूरा फंक्शन। अब ये फंक्शन क्या करेगा कि मेरा वेरिएबल लेगा, उसमें भैया क्या करेगा, उसमें 3 गुना करके उसी में वो वैल्यू स्टोर करा देगा, और फिर उस फंक्शन को फिर इसका रिजल्ट क्या है फंक्शन का कि वो इस एक्स को उस वेरिएबल में डाल देगा वहां पर।
अब मैंने ये फंक्शन बना लिया, फिर मैंने वही बटन क्लिक करके इंतजाम करा क्या कि मेरे को डिम एक्स एज इंटीजर लिखा कि एक्स को आप एज इंटीजर माने, हमने एक वेरिएबल बनाया है यहाँ पर। एक्स में बराबर अपन ने क्या करा, 10 कर दिया, एक्स में अपन ने 10 भर दिया। अब बेटा अपन ने मैसेज बॉक्स में क्या कराया, ट्रिपल फंक्शन को कॉल करा के अंदर एक्स डाल दिया। एक्स में क्या है, 10 है। अब जब ये एक्स अंदर जाएगा फंक्शन के, तो हमें क्या दे रखा है कि भाई जो भी वैल्यू हो एक्स की, उसमें क्या करो, उसका 3 गुना करके एक्स में वापस डाल दो और उस एक्स को डिस्प्ले करा दो। तो फिर मेरी अब एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा पार्टी, यहाँ पे कितना आया मेरा, 10 आया। ये 10 यहाँ पे था, जब मैंने 10 का 3 गुना करा बेटा, तो मुझे क्या मिलेगा भाई, 30 मिलेगा। तो 30 मेरा किस में चला गया, अब एक्स में चला गया, क्योंकि मैंने एक्स बराबर लिखा है क्या, एक्स इंटू 3। तो ये होने के बाद बेटा जब मेरा जो एक्स की वैल्यू में प्रिंट कराऊंगा, तो वो भी कितनी आएगी, 30 आएगी। और अगर मैं ये ट्रिपल एक्स भी चलवाऊंगा तब भी मेरे 30 आएगी। जैसे आप यहाँ पर देखें तो मैंने एमएसजी बॉक्स एक्स भी कराया है और ट्रिपल बॉक्स एक्स भी कराया है, तो यहाँ पर दोनों में 30 आ रहा है। वरना अगर मैं बाय वैल्यू कॉल कराता बेटा इस फंक्शन को, जैसे पूरे में सेम रखता सब कुछ, बस यहाँ पे बाय वैल्यू लिख देता, तब क्या होता, मैंने यहाँ पे डिम एक्स एज इंटीजर बनाया, एक्स में 10 डाला, अब उसको ट्रिपल फंक्शन में डाल दिया। यहाँ पे वही एक्स बराबर एक्स इंटू 3 हो रहा है, ट्रिपल बराबर एक्स है। अब आप जब ट्रिपल एक्स कॉल कराएंगे तो उसका फंक्शन क्या आ रहा है, वो ट्रिपल फंक्शन कॉल होगा, ट्रिपल का रिजल्ट क्या है, एक्स। एक्स में कितनी वैल्यू आई सर, 30 आई, 30 मिलेगी। पर लेकिन अगर बेटा मैं इसके बाद में मैं सिर्फ एक्स को कॉल कराऊंगा ना, तो मेरा एक्स मेरे को 10 ही मिलेगा, मेरे एक्स में कोई चेंज हुआ ही नहीं। उसकी इतनी औकात ही नहीं है, दम नहीं है बेटा उसमें को वो मेरे वेरिएबल में चेंज कर सके, वेरिएबल में चेंज कर सके, इतनी उसकी क्या है, दम नहीं है बाई वैल्यू पे कॉल कराने पर। मेरे वहां बाय रेफ लिखने पर अंदर एक्स तक की वैल्यू चेंज हो गई थी, पर यहाँ पर सिर्फ भाई यहीं पर काम तक ही काम हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, ये बात तो समझ लेनी है, आपको ऐसे कोई फंक्शन लिखने को देगा नहीं, जहां तक मेरा मानना है। उसके बाद बेटा ये आपके सामने कुछ ऐसा अलग कोड लिखा हुआ है, अलग कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं उनका। जैसे आपका एज इन ईयर्स कैलकुलेट करने के लिए है, तो आपने स्टार्ट डेट नाम का एक वेरिएबल दिया और एंड डेट आपका दिया। ये पूरा समझाया दिया है भाई कोड ऐसा। ये ज्यादा काम का नहीं है, मैं इतना जानता हूँ बस आपके लिए। एक्सेसिंग सेल्स डायरेक्टली यूजिंग वीबीए, ये काम का है। मैंने कहा बेटा मेरे को मैक्रो की मदद से डायरेक्टली अपने स्प्रेडशीट के किसी सेल को क्या करना है या कॉलम को एक्सेस करना है, तो मैं कैसे करूंगा। मैं उस समय यूज करता हूँ बेटा रेंज ऑब्जेक्ट का। ये हमें रिफर करता है कि भाई आप सीधे सेल नोटेशन ऐसे डाल दें और आपका काम बन जाए। आपको क्या डालना होता है, मैंने कहा बेटा मेरे को जो इस A1 सेल में डेटा है मेरे को वो चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, सब बनाऊंगा। सब में क्या लिखना होगा, मैं एस बी गेट सेल डेटा ऐसा कुछ कर दूंगा। मैं ऐसा कुछ जरूरी नहीं है आप एस बी गेट सेल डेटा ही लिखो, मैंने लिख दिया ओके। मैंने क्या बनाया, सब बनाया, ये ओके बना दिया, सिर्फ नाम है उस चीज का। और पैरेंथेसिस लगाई मैंने। मैसेज बॉक्स में क्या लिखाया, मैसेज बॉक्स में मुझे क्या चाहिए, मैसेज बॉक्स में मुझे सेल्स। या तो आप रेंज ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करो या आप सेल्स लिख के काम करो। सेल्स में क्या करो, यहाँ पे भैया रो नंबर और यहाँ पे आके कॉलम नंबर डालो और फिर उसको मैसेज अपना बाहर दिखाओ और एंड सब कर दो। ये आपके सामने तरीका हो जाता है। वरना आप बेटा एमएसजी बॉक्स में सेल्स की जगह आप डायरेक्टली नोटेशन डाल सकते हो, रेंज करके। रेंज लिखना है यार आपको, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेल का नाम लिख देना है, तो उसी सेल का डेटा बाहर क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा मैसेज बॉक्स में। समझ रहे हो या नहीं, ये बात होती है आपको। सॉर्टिंग द कॉलम यूजिंग मैक्रो, सॉर्टिंग द कॉलम देखो, ये बेटा यहाँ पे पूरा फॉर्मूला दिया हुआ है। इसका सिंटेक्स क्या होता है कि पहले आपको रेंज, जैसे जहां से आपको सॉर्ट कराना है कि मेरे को A1 से C1 तक 11 तक की कॉलम सॉर्ट कराने हैं, फिर क्या लिखा, सॉर्ट डॉट सॉर्ट की 1। ये मैं अगर आपको बताऊं बेटा, ये अभी तो आपके काम का नहीं है, पर हाँ आपको एक बार इन डेफिनेशन को जरूर गो थ्रू हो लेना है। आपसे अगर पूछा जाएगा तो मेनली आपसे ये सेल रेफरेंस को लेकर क्वेश्चन आएंगे। एक आधा क्वेश्चन मैसेज बॉक्स या रेंज ऑब्जेक्ट से पूछा जा सकता है यहाँ पर, या मैक्रो क्या होते हैं सिंपली ये आ सकता है। वीबीए की शॉर्टकट की क्या है, ये पूछा जाएगा। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस इनकी डेफिनेशन याद कर लेना, आपका काम हो जाएगा। इसी के साथ बेटा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। भाई इनकी डेफिनेशन पढ़ लो, कुछ नहीं है। अगर वीडियो पसंद आई, लगी अच्छी लगी हो तो बेटा लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, सी यू, जय बोले की।